चलिए देखते हैं। अब आज हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाइए, उन्हें नहीं आता। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। तो आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके सिखाएंगे, वो भी बड़े सरल ढंग से। चलिए देखते हैं। कुछ इसके मुख्य नियम हैं और कुछ उसके अन्य नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाने के मुख्य नियम देखते हैं। चलिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके मुख्य नियम है। पहला देखिए, यहाँ लिखा है एक्टिव से पैसिव बनाने के 3 मुख्य नियम हैं। जो पहला है वो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसका मतलब है अगर एक्टिव वॉइस जो दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे। और दूसरा है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जो सब्जेक्ट दिया रहता है एक्टिव वॉइस में, उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। और जो तीसरा रूल है यह है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किसी भी टेंस का हो, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। देखिए, मुख्य नियम के बाद अब बात यह आती है कि किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाते समय मुख्य नियम के अलावा जो नियम होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो अब किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसका भी जानकारी यहाँ पे हम दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक चार्ट के अनुसार हम पूरे टेंस को हेल्पिंग वर्ब को पूरे टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ चार्ट के अनुसार दिखा दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है, एक शॉर्टकट चार्ट है, आपको कहीं पुस्तक में नहीं दिखाई देगा ऐसा चार्ट। देखिए यहाँ पे टेंस, मैंने एक लाइन से टेंस लिख दिया है और दूसरी तरफ मैंने हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा उसको मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिया हो तो उसके पैसिव वॉइस को बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आया हो तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर का प्रयोग होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। देखिए, एक नोट मैंने लिखा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बी जोड़ देते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, शुड। अगर ये सब सहायक क्रिया अगर आते हैं किसी एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन्हीं के बाद हम बी लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो टेंस दिखाई दे रहे हैं केवल 8 ही टेंस दिखाई दे रहे हैं चार्ट में। इसका मतलब 4 टेंस कहाँ गए? कुल आप जानते हैं कि कुल टेंस 12 होते हैं, तो 4 टेंस जो इसमें नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, और वो देखिए कौन से चारों टेंस हैं। पहले तो आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर उसके बाद देखिए, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दूसरा नंबर उसी का है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब कि तीसरा नंबर उसी का है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। और फ्यूचर परफेक्ट है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। इसका मतलब वो चौथे नंबर पे है जिसका टेंस जिसका पैसिव वॉइस परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बदलेगा। अब देखिए क्या करना है, अगर ये चारों टेंस आपको परीक्षा में दे दिए जाए, कहीं टेस्ट में दे दिया जाए, तो ये समझिए उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा नो चेंज इन पैसिव वॉइस, या आप ओनली नो चेंज लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो चार्ट है अगर आप इसको माइंड में रखेंगे यानी लर्न कर लेंगे, और ये भी याद कर लीजिएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आता है तो केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम बी का प्रयोग कर देंगे और उसमें कुछ नहीं करना है। थर्ड फॉर्म तो हर टेंस में प्रयोग होता है, तो इसमें भी प्रयोग करना है और इन सब में भी प्रयोग करना है। देखिए, अब एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। अभी जैसे हमने मुख्य 3 नियम बताए उनका प्रयोग और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके देखिए अब कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल।
पहला एग्जांपल हमने दिया है ही गोज टू वाराणसी, वह वाराणसी जाता है। अब इससे पता चल रहा है कि जाता है, ता है, ते हैं, ती हैं आ रहा है, और इंग्लिश में देखिए तो यस या ईएस लगा है, जिससे वे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सभी रूल देखिए। पहला रूल मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? वाराणसी। यहाँ ऑब्जेक्ट है वाराणसी। वाराणसी, अब कैसे पता चलेगा कि यही ऑब्जेक्ट है? देखिए, अगर हम सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो आंसर देता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम गोज लिखा है यानी जाता है, तो पूछेंगे कहां जाता है, तो बता रहा है कि वाराणसी जाता है, इसका मतलब वाराणसी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसे कोई भी वर्ब रहेगा, वर्ब से एक क्वेश्चन करो, क्यों, कब, कैसे, कहां, और वो जो आंसर दे रहा है समझ लो वही उसका ऑब्जेक्ट है। तो वाराणसी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए, हमको पता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में जो रूल बताया गया है, सहायक क्रिया है, वो है इज, एम, आर। यानी अगर एसएनएस होगा तो इज लगेगा, तो पैसिव वॉइस वाराणसी, पैसिव वॉइस में वाराणसी देख रहे हैं आप, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है यानी एसएनएस है, तो ये लग गया इज। उसके बाद मैंने जो उसमें रूल और लिखवाया था तीसरा, कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे गो, गोज है तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन लग गया। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट जो रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके पहले बाई लग जाता है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और उसके पहले मैंने लगा दिया बाई। इस तरह से सारे नियम को इसने फुलफिल कर लिया और ये हो गया पैसिव वॉइस। तो कैसे बन गया? वाराणसी इज गॉन बाई हिम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनता है। यहां लिखा है राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। डज नॉट आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि डज नॉट कहां लगता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसका मतलब इसमें भी इज, एम, आर प्रयोग करना होगा पैसिव वॉइस में। लेकिन अब हम पहले पता करें कि इसमें कहां है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए कैसे पता चलता है। सिंग एक वर्ब है, वर्ब से हमने अगर पूछा कि ये कह रहा है गाता है, क्या गाता है? एक गीत गाता है, यानी ए सॉन्ग। ए सॉन्ग जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हमने यहां से उठाया ए सॉन्ग। उसके बाद देखिए एक गीत, यानी ये है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम सब हेल्पिंग और यूज करेंगे इज, तो ए सॉन्ग इज। उसके बाद निगेटिव है इसलिए नॉट लग जाता है, नॉट। फिर सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग। उसके बाद देखिए ये जो राधा है, अब ये जाएगा उधर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनने, तो उसके पहले लग गया बाई, तो हो गया बाई राधा, तो हो गया ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई राधा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव बनेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि पहला एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी हिंदी में जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अब उनको दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे एक्टिव से पैसिव इन दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बदलेंगे। चलिए पहले रूल को देखते हैं। पहला रूल है, जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। यानी जब हेल्पिंग वर्ब अगर माने एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल दिया है, विल यू प्ले क्रिकेट, ये हेल्पिंग वर्ब है विल, इससे शुरू हुआ है, इंट्रोगेशन मार्क है, इससे पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? अब देखिए अगर हमको पता चल रहा है यहाँ खेलना, अगर हम प्रश्न करें क्या खेलोगे तो बताएगा क्रिकेट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडिफिनिट। अब फ्यूचर इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में जाकर देखेंगे पैसिव वॉइस में कौन सी सहायक क्रिया यूज होती है, तो उसमें लिखा होगा विल बी, शैल बी, यानी हम इसमें विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। देखिए पहले क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्रिकेट के पहले सहायक क्रिया यहाँ लिखा था, पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लो। क्रिकेट के अनुसार हम लिखेंगे विल। देखिए पैसिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब हमको लेना है तो ये ध्यान देना होगा कि पहले ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम विल या शैल प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे अस होता या मी होता, जब इधर आने लगता आई और वी के हिसाब से लगता, तो आई और वी के साथ अगर हम देखते हैं तो शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो ये ध्यान देना कि आई और वी के साथ शैल, बाकी अन्य के साथ विल। तो यहाँ क्रिकेट के अनुसार हमने ले लिया विल। विल के बाद वही ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, तो विल क्रिकेट
और जैसे सहायक उसमें बताया गया सहायक क्रिया वाले में कि विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है, तो क्रिकेट के बाद बी लगेगा। यानी ध्यान देना कि विल के बाद सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, उसको लिखने के बाद ही बी का प्रयोग किया जाएगा। तो विल क्रिकेट बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद ये जो यू है उधर जाएगा ऑब्जेक्ट बनने, तो बाई लग जाएगा। तो इस तरह से विल क्रिकेट बी प्लेड बाई यू। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए इंट्रोगेटिव का जो सेकेंड रूल है, जैसे बताया गया था कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु। यदि इन सब वर्डों से, शब्दों से अगर एक्टिव वॉइस शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी इन्हीं वर्ड से ही शुरू करना पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल के सारे लिखा है रूल में, जब एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड है, कब। अगर इससे शुरू हुआ है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी वही क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। देखिए पूरा सेंटेंस, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। यहाँ डिड को देखकर क्लियर हो रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी सहायक क्रिया यूज होती है उसको ध्यान देंगे तो मिलेगा आपको वाज और वर। तो चलिए पहले हम व्हेन लिख लेते हैं, इसके बाद अब पता करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो जाता है, यहाँ गो जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो इसका मतलब स्कूल बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो व्हेन, अब स्कूल के सहारे हम देखेंगे, स्कूल के अनुसार क्या होगा? वाज, तो व्हेन वाज, फिर वही ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे स्कूल, व्हेन वाज स्कूल, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर ये देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ही बन जाएगा हिम, लेकिन इसके पहले लगता है बाई। जो रूल है कि ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इस तरह देखिए हो गया व्हेन वाज स्कूल गॉन बाई हिम। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और प्रकार का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु आ जाए तो उसके लिए एक अलग रूल है। अगर हु से शुरू होता है तो देखिए बाई पहले ही प्रयोग कर लिया जाता है, और हु के साथ बाई होम, बाई होम पहले लिख लेते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ रूल, जब एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में बाई होम सबसे पहले लिख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, हु टीच यू इंग्लिश। देखिए पूरा सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हम पहले हु को कर लेंगे बाई होम, ठीक है, हु के स्थान पे बाई होम। इसके बाद अब हम देखेंगे इधर से दो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, एक हमें यू दिखाई दे रहा है, एक इंग्लिश दिखाई दे रहा है। हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे यू ले लें चाहे इंग्लिश ले लें। अब अगर हमारा मन कर रहा है कि हम यू लेकर आएंगे तो उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां मैंने किया है। अगर आपका मन कर रहा है कि इंग्लिश लेकर आएंगे तो इज का प्रयोग कर लीजिए, इज का प्रयोग कर लेंगे और इंग्लिश ला देंगे और ये यू वहां पे चला जाएगा। यानी एक अगर हम यहां लेते हैं तो दूसरा वहीं पे रह जाता है। तो चलिए देखते हैं, हु को बदल दिए बाई होम, उसके बाद हम यू लेकर आ रहे हैं तो यू के अनुसार आर लग गया, तो बाई होम आर, फिर यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच है तो टाट हो गया, और जो मैंने कहा था एक वहीं रह जाएगा तो इंग्लिश वही रह गया, तो हो गया बाई होम आर यू टाट इंग्लिश। देखिए एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना सीखते हैं। जैसे हमने नीचे एक नोट लिखा था, जब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग बता रहे तो नीचे एक नोट लिख दिया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आते हैं तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से कैन आया तो कैन बी कर देंगे पैसिव वॉइस में, कुड आया तो कुड बी कर देंगे, मे आया तो मे बी कर देंगे, यानी बी का प्रयोग कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल की सहायता से वो कैसे होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर। देखिए कैन आ गया है, निगेटिव में है तो निगेटिव पैसिव वॉइस भी बनेगा। यहाँ कैन आने का मतलब है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब हमको कोई हेल्पिंग वर्ब ढूंढना नहीं है, बस इसी के आगे बी लगाना है। देखिए कैसे होगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ लिखा है क्रॉस, पार करना। क्या पार किया? क्या पार करता है? रिवर पार करता है। तो यहाँ तो द रिवर हो गया ऑब्जेक्ट, द रिवर कैन नॉट, उसके बाद लगा देंगे बी, नॉट के बाद बी का प्रयोग कर देंगे। अगर निगेटिव नहीं होता तो कैन बी सीधे हो जाता, अगर निगेटिव है तो नॉट के बाद बी, तो द रिवर कैन नॉट बी, क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, बाई ही का हो गया हिम, तो हो गया द रिवर कैन नॉट बी क्रॉस्ड बाई हिम।
चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव एज से पैसिव एज कैसे बनता है, अब इसके ध्यान देते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो वर्ब से शुरू होता है, उसका पहला वर्ड होता है वर्ब, या तो वर्ब से शुरू होगा या तो डोंट से शुरू होगा, ये दोनों ही होते हैं इंपरेटिव। तो चलिए देखते हैं वर्ब से शुरू होने वाले और डोंट से शुरू होने वाले अगर एक्टिव एज आते हैं तो उसे पैसिव एज में कैसे बदलते हैं। रूल देख लीजिए। रूल में लिखा है जब वाक्य किसी वर्ब से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है तो पैसिव एज में सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, यानी डोंट वाले और वर्ब से शुरू होने वाले दोनों में लेट हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेट के बाद तुरंत जो उधर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उसे सब्जेक्ट बना देंगे, यानी लेट के बाद तुरंत उसे लिख लेते हैं। फिर बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना उसके बाद बी लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और डोंट वाले वाक्य में नॉट के बाद बी लिखते हैं। ठीक है, डोंट आया है तो नॉट के बाद बी, डोंट का मतलब निगेटिव हो रहा है, मना कर रहा है, तो नॉट लगा के बी लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोनों एग्जाम्पल के सारे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है ओपन द डोर, यहां देख रहे हैं ओपन यानी वर्ब आ गया खोलो, द डोर दरवाजा, दरवाजा खोलो, ये इंपरेटिव है, आर्डर दे रहा है। इंपरेटिव का मतलब होता है आर्डर देना, आज्ञा देना। तो अगर वर्ब से शुरू है तो पहला काम है लेट लिख लेना, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ओपन के बाद द डोर, यही द डोर है वो ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद तुरंत लिख देंगे द डोर, लेट द डोर। उसके बाद बी सहायक क्रिया यूज कर लो, बी के बाद ही ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। तो इस तरह से ये बन गया लेट द डोर बी ओपेंड। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद बाई यू, तो वो सही है, बाई यू भी लगता है, लेकिन आजकल बहुत से किताबों में देखा जा रहा है अधिकतर यही रूल है कि बाई यू का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप भी प्रयोग मत करिए। कहीं दिखाई दे रहा है समझ लिए पहले होता था, लेकिन इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एक और डोंट वाला देखिए, डोंट प्लग द फ्लावर। अब डोंट का मतलब होता है मना कर रहा है, डोंट प्लग द फ्लावर यानी फूल मत तोड़ो, मना किया जा रहा है, लेकिन ये भी क्या है, आज्ञा ही दे रहा है, निगेटिव में आज्ञा है कि फूल मत तोड़ो। तो डोंट के स्थान पे हम पहले देखिए, पहले तो वही करेंगे, लेट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ रूल में लिखा है कि चाहे डोंट वाला हो चाहे वर्ब से शुरू होने वाला, दोनों में लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, तो लेट द फ्लावर। अब नॉट लगा के बी, यहां देखो लिखा था कि डोंट वाले वाक्य में नॉट के बाद बी लिखते हैं, तो फ्लावर के बाद नॉट लिखकर बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया डोंट वाला, डोंट प्लग द फ्लावर का हो गया लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। ये इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम हो गए और एग्जाम्पल हो गए।